आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, नॉट जस्ट इन फिजिकल केमिस्ट्री, आई वुड से पूरी केमिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। ये चैप्टर अगर समझ में नहीं आया तो आगे आपको और भी दिक्कतें आएंगी बाकी सब चैप्टर्स में भी, राइट। तो ये चैप्टर है आपका इक्विलिब्रियम, और अच्छे से समझेंगे क्या क्या टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा सवाल आते हैं। लास्ट में कुछ रिसोर्सेज भी मैं सजेस्ट करूंगा। तो अगर आप इक्विलिब्रियम भी पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं या रिवाइज कर रहे हैं, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, काफी कुछ आपको समझ में बैठेगा। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत होती है कुछ बेसिक्स और डेफिनेशन के साथ, ठीक है। यहाँ पे अपन वैसे तो जे की बात कर रहे हैं, लेकिन हम एनसीईआरटी का रेफरेंस भी लेके चलेंगे क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से टॉपिक्स बताए हुए, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग इस चैप्टर की एनसीईआरटी पर बिल्कुल डेफिनेटली सबको रीड करनी चाहिए, बहुत अच्छे से उसमें कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं, थ्योरी वगैरह। तो उसमें स्टार्टिंग अगर आप देखेंगे, इवन कोचिंग में भी कुछ बेसिक्स और डेफिनेशन बताए जाते हैं कि भाई इक्विलिब्रियम क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स देके एक्सप्लेन करने की बात की जाती है कि अच्छा एक गैस और दूसरी गैस को मिक्स किया, पहले ऐसा होगा फिर सब मिक्स हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रीच हो गई, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल, सबकी कहीं ना कहीं डिस्कशन थोड़ी बहुत की जाती है, राइट। तो वो आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, इट्स जस्ट अ थ्योरेटिकल थिंग। फिर आती है मेन चीज जो है आपकी इक्विलिब्रियम को ज्यादा अपन केमिकल इक्विलिब्रियम को अपन क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, केपी और केसी। पहले तो केसी या लॉ ऑफ मास सेक्शन करके अपन डिस्कस करते हैं, फिर उसको केपी में भी रिलेट करते हैं फॉर गैसेस। अब यहां से सवाल आते हैं जेई मेन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एडवांस में भी आ सकते हैं इससे क्वेश्चन। एडवांस में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देंगे, बट जेई मेन में तो डेफिनेटली आएगा इससे क्वेश्चन, राइट। मतलब पॉसिबिलिटी है कि इट्स वन ऑफ द न्यूमेरिकल्स जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन आ सकता है इससे, आपको केपी केसी पहली बात कैलकुलेट करना आना चाहिए, कोएफिशिएंट्स वगैरह के साथ स्क्वायर कब करना है, स्क्वायर रूट कब करना है, वो सब आना चाहिए। सिंपल सी चीजें, कुछ ज्यादा उसमें है नहीं। अगर आप मैथ स्टूडेंट है आपको समझ में बिल्कुल आना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन ऐसा दे देंगे कि अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम पे ये वाली इक्वेशन है, मतलब ये दो कंपाउंड्स रिएक्ट करके ये थर्ड चीज बना रहे हैं, बताओ इसके अंदर इक्विलिब्रियम पे ये वाला कितना मोल्स होगा, केपी इतना या केसी इतना है, तो वहां पे आपको निकालना आना चाहिए। अब इसमें कभी कभी आइडियल गैस लॉ यूज हो जाएगा पी निकालने के लिए, राइट। कभी कभी मोल्स के टर्म्स में अपन कॉन्सेंट्रेशन लेके फिर बात कर लेंगे, तो अगेन यहाँ पे मोल कंसेप्ट आना चाहिए, वरना नहीं होगा, राइट। इसके अलावा कई बार आप कोएफिशिएंट लगाना भूल जाते हैं, इक्वेशन बैलेंस नहीं करते, वो चीज पे भी आपका ध्यान होना चाहिए, जहां पे रिडॉक्स काम आएगा, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कुछ चीजें पुरानी यूज हो जाती है, राइट। आइडियल गैस भी यूज हो गया, रिडॉक्स भी यूज हो गया, आपका मोल भी यूज हो गया, राइट। तो पुरानी चीजें आना बहुत जरूरी है, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इसमें मल्टीपल चीजें कंबाइंड होकर आती है, राइट। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें इस सेक्शन की। ज्यादा कोई हार्ड है नहीं है, मतलब सिंपल ही है, कोई ज्यादा हार्ड इसमें क्वेश्चन बन भी नहीं सकता है। कोएफिशिएंट सही होने चाहिए और बस इक्वेशन लिख डालो, और बाकी तो सिंपल कैलकुलेशन है। तो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जेई मेन में आ सकते हैं, राइट। क्योंकि इट्स नॉट समथिंग वेरी हार्ड कि जेई एडवांस में से स्पेसिफिकली क्वेश्चन आएगा, लेकिन मेन में बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है, इस तरह का सिंपल न्यूमेरिकल। फिर अपन आते हैं थोड़े थ्योरेटिकल चीज पर, ली चैटलियर आपका प्रिंसिपल, और इसी के साथ लॉज ऑफ इक्विलिब्रियम भी अपना आ जाता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम भी एक साथ इसमें अपन डिस्कस बात कर सकते हैं, राइट। तो अब ली चैटलियर प्रिंसिपल समझना बहुत जरूरी है। इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आते हैं कि अच्छा बताओ इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ गई तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ गई तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ गई तो क्या होगा, आर की वैल्यू चेंज हो गई दुनिया में तो क्या होगा। ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल की बात नहीं है, यहाँ पे लॉजिकली आपको एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए कि प्रेशर बढ़ाया है तो मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे हैं, इसलिए ऐसा ऐसा हो रहा है। मतलब ये चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल बैठनी चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्सेज हियर इज एनसीईआरटी, प्लीज रीड करना, उसमें बहुत अच्छे से बताया गया है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और कोचिंग में भी यूजली कुछ ना कुछ जुगाड़ बताते रहते हैं कि अच्छा प्रेशर बढ़ रहा है तो ऐसे सोचना है, ऐसे इक्विलिब्रियम इफेक्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि अलग अलग केसेस में अलग अलग सिचुएशन, जैसे सेम जरूरी नहीं है कि मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो एक सर्टेन वे में ही जाएगा, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो वो सब फैक्टर्स आपको अच्छे से याद रखना। मैं यहाँ पे बैठ के लिस्ट नहीं करूंगा, दिस इज नॉट मतलब ये कोई पढ़ाई नहीं चल रही है, मैं आपको गाइड नहीं उसकी करूँ चैप्टर को पढ़ना कैसे, बट इन पॉइंट्स पे बहुत ध्यान देना। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम और ली चैटलियर, इस पे बहुत ही अच्छे थ्योरेटिकल सवाल बन सकते हैं जो आपको पूरी तरह से घुमा सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो, राइट। तो प्लीज रीड अ लॉट, प्लीज प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब ये ऐसी चीज है जो आपको जे एडवांस में फंसाएगी। जे एडवांस वाले क्या करेंगे, आपको मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, उसमें आपको सवाल डाल देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे ली चैटलियर पे बेस्ड, एज पर ली चैटलियर प्रिंसिपल विच ऑफ दिस विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर केस। तो पहले प्रेशर बढ़ाएगा, पूछेगा क्या ये हो रहा है, फिर वॉल्यूम घटाएगा, फिर 2 चीज बढ़ाएगा, फिर एक और चीज हटाएगा, ऐसी चीजें करेंगे वो और बहुत कंफ्यूजिंग कर देंगे। तो अगर नहीं आता है आपको, प्योरली बिल्कुल बेसिक्स नहीं आते तो समझ में नहीं आ पाएगा, राइट। तो प्लीज थोड़ी थ्योरी पढ़े, एनसीईआरटी इज अगेन वेरी गुड रिसोर्स, और बाकी आपकी कोचिंग वगैरह से सवाल प्रैक्टिस करें। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ली चैटलियर प्रिंसिपल और फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, राइट। फिर अपन आते हैं, अब ये तो था आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, अब आएगा अपना
आयनिक इक्विलिब्रियम वाला सेक्शन, जो यूजुअली एक सेपरेट चैप्टर होता है, लेकिन कई सारे बच्चे साथ में भी पढ़ते हैं, कई कोचिंग में साथ में भी होता है और एनसीईआरटी में भी साथ में कवर्ड, इसलिए मैं साथ में ही बता रहा हूँ। तो अब अपना एसिड बेस आता है, तो यहाँ पे अगेन ये कुछ है नहीं ज्यादा, एसिड बेस इज जस्ट अनदर डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे बता देंगे एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ठीक है, उससे भी कोई इतना मतलब नहीं है, वो सब हो जाएगा, आप सब कर लोगे। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक के साथ बेस्ड एक दो सवाल बन सकते हैं कि इनमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, तो वो समझ में आना आपको चाहिए कि अच्छा इस तरह का कंपाउंड है तो वो एसिड होगा, ये वाला मेटल है तो ये होगा, अगर नॉन मेटल है तो ये होगा। ये सब चीजें आपको आनी चाहिए कि बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है, ये आइडेंटिफाई पीरियोडिक टेबल में बताया था, याद करो, राइट, वो आपको आना चाहिए। दैट इज द ओनली थिंग आई वुड से अबाउट दिस सेक्शन। फिर आता है थोड़ा वापस से न्यूमेरिकल पोर्शन, एंड दिस इज प्रोबेबली द सेकंड मोस्ट हार्डेस्ट न्यूमेरिकल्स यू विल फाइंड इन एंटायर केमिस्ट्री। सबसे हार्ड मैं कहूंगा शायद वो है अपना ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद सबसे हार्ड यही है, ठीक है। और ये नहीं आएगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी नहीं आएगा, वैसे वो पहले वाले पे ज्यादा था, बट स्टिल यू शुड नो दीज थिंग्स। सॉल्ट्स, पीएच, बफर की कैलकुलेशन, इसके अंदर पहले तो सिंपल पीएच निकलती है कि अच्छा आप सिंपल पीएच निकालोगे, एसिड है उसको घोल दिया, बताओ मोलरिटी वगैरह निकाल के जो भी है करके पीएच निकाल दी, चलो ठीक है, वो तो हो गया। फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते हैं, फिर वीक एसिड लेते हैं, फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे मिक्स करते हैं, सॉल्ट बनाया जाता है, सॉल्ट को डिसॉल्व किया जाता है, बफर सॉल्यूशन बनाए जाते हैं। फिर वहां पे नहीं रुकेंगे, ये पहले ये बोलेंगे अल्फा स्मॉल है, अब वहां तक फिर भी बच्चे समझ जाते हैं, अल्फा लार्ज हो गया तो ऐसे करके ना बहुत सारे सिचुएशन बन सकते हैं इस चैप्टर में जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला सेक्शन भी। अगेन बहुत सारे इसमें टाइप्स है, बफर में भी 3-4 तरह के टाइप्स रहते हैं, पीएच कैलकुलेशन में भी बहुत सारे केसेस बन जाते हैं, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड के अंदर भी जब अल्फा ज्यादा है, ऐसे करके 3-4-5 केस बनते हैं, राइट। तो प्लीज ध्यान से करिए, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पॉसिबल है इसमें, प्रैक्टिस करिए प्लीज, है ना। आपकी कोचिंग में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिए होंगे, उनको प्रैक्टिस अच्छे से करना, समझ में यूजली आ जाएगा। थोड़ा सा रिवीजन मांगता है ये सेक्शन, क्योंकि टाइप्स इतने सारे ना, 10-20 तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं यहाँ पे, तो सब टाइप्स दिमाग में होने बहुत जरूरी है, वरना नहीं होता है। अब यहाँ पे रिलीफ की बात देता हूँ कि यूजली इसमें जब वीक एसिड होता है ना तब बच्चों से हो जाता है, सॉरी जब अल्फा कम होता है ना तब बच्चे कर लेते हैं, जब वो अल्फा वाली बात आती है ना तब थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं कुछ बच्चे, समझ में नहीं आता यार कहाँ पे क्या ऐड करें, H+ कितने ऐड करें, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, राइट। तो मैं एक रिलीफ देना चाहूंगा कि यूजली जेई एडवांस में, जेई मेन में अल्फा ग्रेटर देन 5% वाली जो सिचुएशन होती है ना, जिसमें हमें समझ लो अल्फा को सेपरेटली डील करना पड़ता है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करो यार, तो तब वो वाले क्वेश्चन यूजुअली जेईई में नहीं आते, एडवांस में भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो आपको न्यूमेरिकली टेस्ट नहीं करना चाह रहे, न्यूमेरिकली उन्होंने आपको मैथ्स और फिजिक्स में टेस्ट कर लिया है, दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ गुड योर कॉन्सेप्ट्स आर। तो इसलिए वो आपसे सिंपल सवाल ही यूजुअली पूछेंगे पीएच का, बफर का। तो अगर नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला कॉन्सेप्ट, तो छोड़ सकते हो। बट अगेन सवाल आ गया तो मेरे पे सवाल मत होना कि भाई आपने बोला, मेरे हिसाब से सब पढ़ो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है देन इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इज ऑल आई एम सेइंग। सिंपल पीएच कैलकुलेशन, सिंपल बफर कैलकुलेशन, ये सब आपको आ जाए बहुत है, ठीक है। फिर एक और सेक्शन आता है लास्ट में, सोल्यूबिलिटी नाम करके। ये भी एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हम सॉल्ट्स वगैरह या कोई भी कंपाउंड है वो कितना सोल्यूबल हुआ है इसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें 1-2 फॉर्मूले रहते हैं, वो याद कर लेना, कैसे यूज करना है याद कर लेना। थोड़ा सा इसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी आ सकता है कि क्या ये चीज इसमें डिसॉल्व होगी या नहीं होगी, बेस्ड ऑन उनके जो सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन ये वो दिए हुए हैं, इसके कॉन्स्टेंट्स वगैरह भी रहते हैं, वो सब आपको दिए होते हैं। फिर आप निकालो तो वो सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया की क्या इक्वेशन बनेगी, उनको कैसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा आपको समझना होगा। 1-2 ही कॉन्सेप्ट है इस सेक्शन में, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट है, मतलब मुझे तो एटलीस्ट थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी समझने में, थोड़ा सा टाइम देना हो जाएगा। तो अगेन वेरी लार्ज चैप्टर, काफी सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है इसमें, कई सारी चीजें मैंने लिखी भी नहीं है और भी हो सकता है कि कोचिंग में बताई जाए। सो इट्स अ मिक्स बैग ऑफ अ चैप्टर, अ लिटिल बिट हार्ड टू अंडरस्टैंड चैप्टर एंड एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी रिवॉर्डिंग चैप्टर। अगर ये आपको अच्छे से आते हैं ना, बहुत सारे सवाल करके आओगे, बहुत सारे नंबर लेके आओगे, तो प्लीज पढ़ना इसको। स्पेशली ये केसी की कैलकुलेशन आपको डेफिनेटली आनी चाहिए, ली चार्टियर प्रिंसिपल भी आना चाहिए, इस पे जेईई एडवांस में बहुत सवाल बनते हैं, राइट। और ये सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रिया, एसिड बेस वगैरह के पीएच कैलकुलेशन, ये मेन न्यूमेरिकल इसमें रहेंगे और इनको प्लीज अच्छे से समझना है, ठीक है। एक रिसोर्सेज की हम बात करें तो वैसे तो मैं सभी चैप्टर में बोलता हूँ एनसीईआरटी का, लेकिन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर प्लीज भाई प्लीज अच्छे से पढ़ना। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई, हर चीज आपको समझ में आएंगी चीजें। हाँ, उससे न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे, लेकिन आपको जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो ये जेईई एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं ना,
वहां पे बच्चे अटकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी होती है। तो प्लीज पढ़ना, आपसे ये ली चैटले की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, सोल्यूबिलिटी की, बफर की बहुत अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। प्लीज पढ़ना उसको, राइट। और न्यूमेरिकल्स के लिए आपकी जो कोचिंग की बुक है वो तो है ही अपने पास, ठीक है। मेरे हिसाब से और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। थ्योरी के लिए एनसीईआरटी और बाकी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस के लिए कोचिंग बुकलेट, दिस इज मोर देन इनफ फॉर अ सब्जेक्ट लाइक फिजिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ पे बुक्स करने को मैं बोलता नहीं, क्योंकि यूजुअली बच्चे नंबर ले आते हैं इन सब्जेक्ट्स में, दिक्कत आती है मैथ्स और फिजिक्स में। तो आपको टाइम मिल रहा है, पहले वो करो ना, है ना। फिर भी अगर चाहिए तो 2 बुक बता देता हूँ। एक आती है ब्रूस महान नाम करके बुक, BRUCEMAHAN, ब्रूस महान नाम करके बुक आती है, फॉरेन ऑथर है, थोड़ी सी नॉन रिलेटेड टू जेईई है बट अच्छे एक्सप्लेनेशन हैं उसमें और ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। वो बुक आप एक पढ़ सकते हैं फॉर थ्योरी। क्वेश्चंस के लिए पी बहादुर नाम करके एक बुक आती है, वो मैं पढ़ता था, वो मैं सॉल्व करता था, केवल क्वेश्चंस है उसमें, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो दैट वाज इट इस वीडियो में। कुछ और रिसोर्सेज में बताता हूँ, 1 मिनट सुन लो और बात। तो सबसे पहले तो फ्री नोट्स चाहिए आपको इस चैप्टर के, और पूरी जेईई के अगर चाहिए ना फ्री नोट्स पूरे जेईई के 11 प्लस 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, सीधा जाओ डिस्क्रिप्शन में एकेडबूस्ट ऐप का लिंक दिया हुआ है, दूसरा लिंक होगा, उस पर जाना, ऐप डाउनलोड करना, नीचे स्क्रॉल करोगे ना तुम्हें पूरी जेईई के सब नोट्स मिल जाएंगे, आराम से पढ़ना, ठीक है। सब कुछ है उसके अंदर, फ्री शॉर्ट नोट्स टाइप है वो, बहुत अच्छे से बने हुए हैं। और उस ऐप पर आपको कोर्सेज भी मिल जाएंगे मेरे, जिसमें आपकी पूरी जेईई प्रेप 11th प्लस 12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एवरीथिंग यू विल गेट देयर, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस भी कवर किया है, पूरा डिटेल्ड कवरेज भी उसके अंदर है, रिवीजन वाला कवरेज भी उसके अंदर है, डीपीपीज भी है, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन, एवरीथिंग यू विल गेट। मतलब आप उस प्लेटफॉर्म पे पूरी तरह से रिलाय कर सकते हैं। आपने एकेडबूस्ट ऐप डाउनलोड कर ली, उससे आपका जेईई निकल जाएगा। आपने पूरा अगर कोर्स लेके पूरा पढ़ाई किया, दैट्स इनफ फॉर जेईई, यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन एनीवन एल्स। अगर ऑलरेडी कोचिंग जाते हो दैट इज ऑल्सो फाइन, आप उसको एज अ रेफरेंस मटेरियल यूज कर सकते हो। वो मोर टारगेटेड है टुवर्ड्स स्टूडेंट्स है जो इतना अच्छा नहीं समझ पा रहे हैं ऑलरेडी कोचिंग में, बट एडवांस कॉन्सेप्ट भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, काफी लो कॉस्ट भी है। तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पे एक तो नोट्स तो फ्री है, वो तो लेना ही भाई, पैसे हो तो कोर्स भी लेना, बहुत बेनिफिट होगा। मतलब आप सोचिए इस वीडियो से मैंने आपको इतना कुछ बताया, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, कोर्स में तो बहुत भयंकर है वो, राइट। एंड इसके अलावा आपको नीचे मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर भी मिल जाएंगे, वहां पे यू कैन आस्क मी एनीथिंग, फॉलो मी, जो भी मैं करता हूँ वो सब देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक दिस वीडियो, बाय।